और बात आज हम आज कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर की। जिया न्यूज की पत्रकार के साथ बदसलूकी से जुड़ा ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले में पांचों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। 15-15 हजार रुपए के बॉन्ड पर इन सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस पर इस पूरे मामले पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगा है। सही तरीके से कोर्ट में पक्ष को पुलिस ने नहीं रखा और यही वजह है कि इन सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिया न्यूज की महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई थी, मारपीट की गई थी, कैमरामैन के साथ कैमरे भी तोड़े गए थे और इसके अलावा गाड़ी के शीशों को भी तोड़ा गया था। महिला पत्रकार के साथ जमकर अभद्रता की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने पहले तो गंभीरता बरती, लेकिन जिन धाराओं के तहत गिरफ्तारी की गई थी उनमें जमानत इन सभी पांचों आरोपियों को मिल चुकी है। 15-15 हजार रुपए के बॉन्ड पर इन सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी, जिनमें एक नाबालिग आरोपी भी शामिल था, जिसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया था और इन पांचों आरोपियों को अब जमानत मिल चुकी। और कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस ने जो पक्ष है वो ठीक ढंग से नहीं रखा, जिसके चलते इन सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस मामले में पांचों आरोपियों को जमानत दे दी गई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर पहचान की जाती है मुंबई की, लेकिन वहां पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और शोषण के मामले लगातार जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम दंभ भरे जाते हैं, तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की पोल किस तरह से खुलती है। होली के मौके पर महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की जाती है, कैमरामैन के साथ मारपीट की जाती है, कैमरे को तोड़ा जाता है, गाड़ियों के शीशे तोड़े जाते हैं और इससे पूरे मामले को लेकर पुलिस पहले गंभीरता बरतने की बात जरूर करती है, लेकिन जो नतीजा अब देखने को मिल रहा है, कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि पुलिस ने अपने पक्ष को ठीक ढंग से नहीं रखा, जिसके चलते उन्हें जमानत देनी पड़ी। 5 आरोपी, जिनमें एक नाबालिग आरोपी भी शामिल था, उससे भी जमानत मिल चुकी है। पांचों आरोपी जमानत पर रिहा हो चुके हैं। 15-15 हजार रुपए के बॉन्ड पर इन पांचों आरोपियों को रिहा कर दिया गया। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी से जुड़ा ये पूरा मामला, पांचों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में गंभीरता नहीं बरती। हालांकि कल तक पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता की बात करती जरूर नजर आ रही थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने पक्ष को ठीक ढंग से नहीं रखा, जिसके चलते इन पांचों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 15-15 हजार के बॉन्ड पर इन पांचों को रिहा किया गया। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से जो धारा लगाई गई थी, आईपीसी की धारा 354 लगाई गई थी, 341 लगाई गई थी, 323 लगाई गई थी, जो नॉन अवेलेबल है। 504, 506, 509, 427 और मुंबई पुलिस एक्ट 149 धारा लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद इन पांचों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। जी हाँ, तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की हवा किस तरह से निकलती है, मुंबई में पूरा नजारा देखने को मिला था। और पुलिस पर अब लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने पक्ष को कमजोर ढंग के साथ रखा, जिसके चलते इन सभी आरोपियों को जमानत मिल गई। चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उषा ठाकुर जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही अन्नपूर्णा झा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल सबसे पहले उषा ठाकुर जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगा। सवाल आपसे ही करूंगा। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, दम भरा जाता है कि कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, उस पर तत्परता बरती जा रही है, लेकिन जब इस तरह के उदाहरण सामने आ जाते हैं तो नतीजा तो वही ढाक के 3 पात। देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मेरे पास रोज ही महिलाओं संबंधी मामले आते हैं, जिसमें रोज ही महिलाएं अन्याय झेलती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता है। अभी हाल की ही घटना बताती हूँ कि टिगड़ी गांव में अभी एक औरत को 4 दिन तक बंद रखा और कहा कि तू अपने पति को भूल जा, और बहुत मिसबिहेव किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ के लोगों ने दरवाज़ा तोड़ के उसको निकाला। तो ये इस नोएडा शहर में तमाम जगह हो रहा है। लड़कियां पढ़ाई छोड़ रही हैं। 93 सेक्टर और बाकी सेक्टर्स में जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियां, उनको इतना छेड़ा जाता है कि उन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि गुंडागर्दी के डर से। अब पुलिस कुछ करने में
बिल्कुल कार्रवाई नहीं करती है। कहते ये तो छेड़छाड़ आम बात है। तो ये तो पूरे देश में इस तरह से हो रहा है। इसको तो पूरा जो भी कुछ सरकार करे है वो कागजों पर है, कोई ये नहीं कि उसको क्रियान्वयन, अगर थोड़ा भी उसमें कड़ाई की जाती या क्रियान्वित किया जाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती जो आज पूरे देश में महिलाओं के साथ जो भी कुछ हो रहा है। और तीसरी बात ये भी मैं बताना चाहूँगी कि सरकार महिलाओं के प्रति बिल्कुल उदासीन है, इस समाज के प्रति उदासीन है। क्या हो रहा है कुछ उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपनी सीट और गद्दी से मतलब है। उसके अलावा वो किसी पर विचार ही नहीं करती हैं। जो भी कुछ है ये राजनीति, उस जिस समय इलेक्शन आता है उस समय एक ये बना देते हैं कि महिलाओं के लिए ये फंड्स दे रहे हैं, महिलाओं के लिए ये आरक्षण दे रहे हैं, महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन करती कुछ नहीं है। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर पहचान मुंबई की है, आमची मुंबई कहा जाता है, लेकिन महिला पत्रकार पर इस तरह से अगर हमला होता है तो आम युवतियां महिलाएं क्या करें जो रोजमर्रा के कामकाज को लेकर घर से बाहर निकलती हैं या फिर नौकरी के लिए घर से बाहर निकलती हैं, तो वो तो किस तरह से विश्वास करें कि वो घर से बाहर निकलने में सुरक्षित हैं? मैं इस बात पर बोलूँगी कि महिलाएं बहुत असुरक्षित हैं और चूंकि उनको रोजी रोटी कमाना होता है इसलिए वो चुप रहती हैं, बहुत सा अन्याय सह जाती हैं। पुलिस और थाने का जो व्यवहार है वो गुंडों के प्रति ज़्यादा सुरक्षात्मक है, जो पीड़ित है उनके प्रति बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल इन मामलों को ऐसे लेते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है। महिलाओं के लिए खास तौर से, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या सड़क पर हिंसा हो या घर में हिंसा हो या कहीं भी हिंसा हो। और पत्रकार के ऊपर हुआ है, आज पत्रकार के ऊपर हुआ है, कल किसी और पर हो सकता है। मैं सोचती हूँ कि नेताओं को भी, जो महिला नेता हैं, उनको भी कोई अपने साथ बॉडीगार्ड या कोई ऐसा पुलिस नहीं रखना चाहिए। वो भी देखें कि कल को वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, तब शायद महिलाओं के सुरक्षा का सवाल उठेगा जब किसी नेता के ऊपर इस तरह का प्रहार होगा। जी उषा जी आपने बिल्कुल सही कहा, आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ अन्नपूर्णा झा भी जुड़ी हुई हैं इस खास पेशकश में हमारे साथ चर्चा में। अन्नपूर्णा झा वरिष्ठ पत्रकार है, आपको बता दें, और इसके साथ साथ वो महिला पत्रकार है। अन्नपूर्णा जी, आपसे सवाल मेरा, कल होली वाले दिन हमारी एक महिला पत्रकार मुंबई के एक इलाके में रिपोर्ट कवर करने जाती है, कैमरामैन के साथ मारपीट की जाती है, मोबाइल छीना जाता है, महिला पत्रकार के साथ छेड़छाड़ की जाती है। आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन शाम होते होते 15,000 के बॉन्ड पर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? ये जो घटना है बहुत ही निंदनीय है। सबसे बड़ी बात है, महिला पत्रकार जब फील्ड में जाती है तो वो पत्रकार होती है, उसकी अपनी आइडेंटिटी महिला या पुरुष के रूप में नहीं होके वो खुद को एज ए प्रोफेशनल साबित करना चाहती है। इसलिए वो किसी भी घटना में स्थल पे जाने पे, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो या कोई भी यहाँ पे होली समारोह की बात हो रही है, कहीं पे भी जाने से हिचकती नहीं। तो अगर उसके साथ इस तरह की घटना होती है तो ये लोगों के ऊपर, ये न सिर्फ मतलब उनके विश्वास को, आत्मविश्वास को भी एक धक्का पहुंचता है और पूरे समाज पे एक रिफ्लेक्शन है। और सबसे बड़ी बात, आज के निर्भया कांड के बाद जो सरकार और पुलिस ने बहुत सारे कदम उठाए थे, उसकी भी एक ये जो खिल्ली उड़ाने वाली घटना हुई कि आप सेंसिटिविटी, आपने देखा कि एक जो तेजपाल केस में जो इंसिडेंट हुआ था, तो महिला पत्रकार ने उसका विरोध किया और पूरा पत्रकार जो एक समूह है उसके रूप में सामने आया और उसमें एक्शन हुआ। लेकिन अगर इस तरह की घटना यहाँ पे हो रही है और एक्शन पर्याप्त नहीं हो रहा है, ये लोग उससे संतुष्ट नहीं है, तो ये एक पुलिस को भी सोचना पड़ेगा और पूरे प्रणाली को भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल अन्नपूर्णा जी, यहाँ पर सवाल मेरा एक ये भी उठता है कि आप भी फील्ड में निकलती हैं, महिला पत्रकार हैं, और जिस तरह से इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई और पुलिस का जो रवैया देखने को मिला, क्या आप संतुष्ट हैं? पुलिस ने जो भी कार्रवाई की या फिर जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था, वो धाराएं पुलिस ने इस तरह से लगाई कि आसानी के साथ जमानत मिल जाए? जनरली तो पुलिस जो इस तरह के मामलों को रजिस्टर ही नहीं करना चाहती है। महिला पत्रकार की बात आई तो उसने रजिस्टर कर लिया, लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि महिलाओं को थाने में जाके अपने केस की जो रजिस्टर कराने में ही बहुत ज़्यादा समस्या होती है। उसके बाद धाराएं लगाने पे तो जो कानूनी प्रणाली है इसमें अपर्याप्त है, क्योंकि इस तरह की घटना को एक आप सिंबोलिज्म के रूप में भी ये कर सकते हैं ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही है, वो अपना प्रोफेशनल ड्यूटी डिस्चार्ज करने जा रही हैं। और इसलिए सभी महिलाओं को, पुलिस को भी देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ये पर्याप्त है, कुछ और एक्शन होना चाहिए था। उषा जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से अन्नपूर्णा जी ने कहा कि अगर वो महिला पत्रकार थी तो शायद पुलिस ने इसे थोड़ा सा गंभीरता से लिया, वरना आम महिलाओं के साथ अगर इस तरह से होता है तो इतनी गंभीरता बढ़ती ही नहीं जाती। आप एक समाज सेवी हैं, कई तरह के मामले आपके पास आते रहते होंगे। इस पूरे मामले को देखते हुए आपको क्या लगता है, पुलिस की कार्यप्रणाली आपके हिसाब से सवालों के कितने घेरे में है?
बिल्कुल, अभी हमने एसएसपी को लगभग से 20-25 ऐसे कागज़ दिए हैं जो महिला के साथ जो गलत काम हुआ है, मारपीट हुई है या उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, या जैसे कि तिगड़ी गांव में जिस महिला को बंद करके रखा है, क्योंकि आम पुलिस और थाना इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, लिखती नहीं है, केस रजिस्टर नहीं करती जैसा कि इन्होंने कहा है, तो वो हमने दिया है। अब उस पर थोड़ा बहुत शायद कार्रवाई हो रही है, होली के बाद हम लोग देखेंगे। और महिला थाना जो है वो तो और भी संवेदनहीन है। यहाँ की पूरे देश की ही पुलिस इसी तरह की है, अगर देखा जाए तो वो सिर्फ नेताओं के आगे पीछे के लिए पुलिस है, जनता की सुरक्षा के लिए नहीं है। जनता जो टैक्स भरती है वो नेताओं की सुरक्षा के लिए इन पुलिस वालों को देती है। इसके लिए अब पूरी जनता को ही मिलकर कुछ कदम उठाने होंगे, या ऐसे लोग आए जो संवेदनशील हो समाज के प्रति। आज इलेक्शन का समय है, जगह जगह वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए क्या किया जा रहा है, क्या सुरक्षा दी जा रही है? बिल्कुल, ये अहम सवाल है उषा जी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि महिला आयोग आखिर क्या कर रहा है? महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले जिस तरीके से बढ़ते हैं, उनको रोकने के लिए महिला आयोग का गठन किया गया। महिला आयोग क्या करता है? महिला आयोग कुछ भी नहीं करता है। महिला आयोग में हमने कई चिट्ठियां भेजी, अभी भी 3-4 केसेस की चिट्ठी, वहां जाना समय की बर्बादी है। वो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत काउंसलिंग कर देता है, उसके बाद वो लोग अपने आप में व्यस्त रहते हैं। सरकारी तंत्र है, जो भी कांग्रेस की सरकार आती है तो उनके कुछ चमचे होते हैं जो संवेदनहीन होते हैं, जो इलेक्शन में मतलब कुछ करते हैं तो उनको वो सीट्स मिल जाते हैं। या बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी की कुछ महिलाएं उसमें आ जाएंगी, जिनको जनता और महिलाओं से कोई सरोकार नहीं है। उसमें कोई नियम नए नहीं बने हैं महिलाओं के सुरक्षा के लिए, क्योंकि बहुत साल पहले बिहार में महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया गया था, मारा पीटा गया था और उनके पतियों को मार दिया गया था। मैंने ये महिला आयोग में लिख के दिया था, लेकिन महिला आयोग ने कुछ नहीं किया, लेकिन ह्यूमन राइट्स ने किया। बिल्कुल, सवाल महिला आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर भी इसलिए उठते हैं कि आखिर महिला आयोग क्या उन मामलों को ज्यादा तवज्जो देता है जो मामले ज्यादा हाइप लेते हैं, या फिर मीडिया में जो सुर्खियों में बने रहते हैं उन पर महिला आयोग क्या ज्यादा ध्यान देता है? हमारे मैनेजिंग एडिटर नवीन कुमार जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, पुलिस की जो कार्यप्रणाली इस पूरे मसले को लेकर देखने को मिली, जो धाराएं पुलिस ने लगाई, क्या आपको लगता है कि पुलिस अगर सख्त धाराओं का इस्तेमाल करती तो शायद जो जमानत इन 5 आरोपियों को मिली है वो ना मिलती? अक्षय, जो पुलिस ने धाराएं लगाई हैं, अगर वो उसी पर ठीक प्रकार से परसू कर लेती तो मैं 100% श्योर हूँ कि ऐसी घटना में तुरंत बेल नहीं हो सकती। जी, 2 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, कि इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस का लगातार दबा करके इस्तेमाल किया गया। धाराओं की संख्या जरूर बढ़ा दी गई जी, धारा 341, 323, 504, 506, 509, 423, मुंबई एक्ट 142, 43, 46, 47, 149 तक जी। लेकिन जो सीवियर ऑफेंस है, सीवियर घटना है, उसके अकॉर्डिंग जो सेक्शन लगाया जाना चाहिए जी, वो इन्होंने नहीं लगाया। जैसे 323 इन्होंने एक सेक्शन लगाया, वो नॉन बेलेबल है जी जी। लेकिन इस घटना में पुलिस अगर चाहती, वह इस केस को परसू करती, रिमांड मांगती, जैसे कि भी मैं सुन रहा था, कहा गया कि मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल उसका लूट किया उन्होंने। अगर मोबाइल लूटा तो रॉबरी का केस रजिस्टर्ड होना चाहिए था, धारा 392 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। इसके अलावा उनके जो मोलेस्टेशन के साथ साथ पुलिस अगर इनके बारे में पूरी जांच करती, मैं डेफिनेटली कहता हूं कि इस केस के अंदर परसू प्रॉपर नहीं किया गया, ऐसा देखने में लगता है। जैसा कि बीच बीच में बार बार आरोप आ रहा था कि वहाँ महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जिन्होंने इस पूरे मसले के अंदर, जिनका बेटा इस मसले में शामिल है, पूरे आरोप में शामिल है, इसीलिए पुलिस उसको बचाने में लगी है। इस प्रकार की भी बातें सामने आई। लेकिन नवीन जी, विश्वास आम जनता किस बात को लेकर करे? खासतौर पर हम महिलाओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ तो जिस तरह से पुलिस पहले तत्परता की बात करती है कि पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर, उसके बाद तत्परता देखने को नहीं मिलती। इस तरह की धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके हौसले और बुलंद हो जाएं। डेफिनेटली जो घटनाएं जिस प्रकार से हुई, जिस प्रकार से देश के सभी प्रमुख मीडिया संस्थानों ने इस घटना को प्रमुखता से लिया जी, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, उसके प्रति मुंबई पुलिस का जो रवैया है, मुंबई एक आर्थिक राजधानी है, वहाँ पे कहा जाता है कि महिला रात के 12 बजे भी सुरक्षित है, 12 बजे भी घर से निकले तो सुरक्षित घर पहुंच सकती है। अगर वहाँ पे दिन के उजाले में इस प्रकार की कालिक मुंबई पुलिस के मुंह पे मली जाएगी, मैं
कहता हूँ कि वहाँ पे महिलाओं का रहना और मुश्किल हो जाएगा। नवीन जी, एक सवाल यहाँ पर मेरा आपसे ये है, जिस तरह से उषा जी समाज सेवी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो ये कह रही थी कि पूरी तरह से जनसमूह इकट्ठा होकर जब सामने आता है तभी पुलिस कोई गंभीर कार्रवाई करती है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कोई अकेली महिला इस तरह की शिकायत दर्ज कराने जाएगी तो पुलिस का फर्ज नहीं बनता कि उसकी पूरी तरह से कार्रवाई, उचित कार्य प्रणाली उस पर अपनाई जाए? क्या पूरा एक जनसमूह जब इकट्ठा होगा तभी पुलिस नींद से जागेगी? इसके अंदर नीलम सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पुलिस को चाहे कोई भी जाए, वहाँ पे किसी भी हर एक महिला के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए जी। लेकिन पुलिस अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रही है। यही बात बार बार कह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस पूरी घटना में जो नाम सामने आया है, वो जो बताया गया है कि कांग्रेस का कोई नेता, उसका बेटा इस पूरी घटना में शामिल है, मॉलेस्टेशन में शामिल है पत्रकार के साथ, उसके बाद लगता यही है कि ये जो पूरा प्रशासन, पूरा अमला जो है, चाहे पुलिस का हो चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हो, सब मिलकर के उसको बचाने में लग गए। सब उसको लग गए कि किसी तरह से इसको बचाया जाए। जो ये स्थिति है, जो ये मौजूदा हालात है, उस हालात में मुझे लगता है यही है कि जो मुंबई पुलिस है वो अपने दामन पर इतने दाग लगा लेगी शायद जो मिट ना सके, क्योंकि इस घटना में जिस प्रकार से पक्षपात का रवैया देखने को मिलता है उससे निश्चित ये बात साफ जाती है। और ये मैसेज कोई छोटा मैसेज नहीं है, पूरे देश भर में इस बात की चर्चा होने वाली है कि जिन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा और उसको केवल चंद घंटों के बाद ही छोड़ दिया, हवालात से ही छोड़ दिया गया। और इस बात को पहले दिन से कहते जैसे ही पकड़ा बोले अभी कुछ देर में छूट करके आ रहे हैं जी। तो जो कहा गया उससे साफ लगता है कि बायस होकर के मुंबई पुलिस ने काम किया। बिल्कुल नवीन जी, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि खासतौर पर इस तरह के मामले मेट्रो सिटीज में ज्यादा बढ़ते जाते हैं। दिल्ली गैंगरेप मामले से क्या पुलिस ने सबक नहीं लिया? हमारे देश की पुलिस ने मुंबई में जिस तरह से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद आर्थिक राजधानी में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, क्या इंतजार इस बात को लेकर किया जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं हों? देखिए अक्षय, जो बात हुई दिल्ली में 16 दिसंबर की घटना के बाद, जब मील के अंदर मुंबई में महिला पत्रकार के साथ बलात्कार किया गया, गैंगरेप किया गया, और पूरी घटना के बाद उसके बाद देश भर में इतनी आवाजें उठी जिसके लिए पुलिस को अपना चेहरा छुपाना मुश्किल पड़ गया। आप पुलिस के आकाओं को उन्होंने तुरंत कार्रवाई कर दी। क्या पुलिस, अब मुझे समझ नहीं आता कि चाहे मुंबई हो चाहे वो दिल्ली हो, वहाँ की पुलिस ये चाहती है कि कोई बड़ा आंदोलन हो जिसको पॉलिटिकल रूप दे दिया जाए, जैसे बहुत हंगामा हो तब जाकर के वो कार्रवाई करे। आखिर ऐसा वो क्यों ऐसे इंतजार क्यों करती है पुलिस? ये बहुत गंभीर विषय है। बिल्कुल नवीन जी, बने रहे, लगातार चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता कमर अंसारी भी जुड़ गए हैं। कमर, आपसे जानना चाहूंगा, सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो गए हैं और जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, यानी हौसले कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश खुद ही की जाती है। बिल्कुल अक्षय, देखिए अभी ये पूरा मामला जो है एक अलग नया मोड़ ले चुका है कि इसमें पुलिस का जो रवैया रहा है, कल पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की, तुरंत ही कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने उन आरोपियों को पकड़ लिया और काफी शाबाशी भी बटोरी अपने सुपीरियर्स की। उसके बाद क्योंकि हमने खुद भी कहा कि पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया और कुछ ही घंटों में आरोपियों को पकड़ लिया, पर रात में पूरा मामला चेंज। बिल्कुल कमर, आऊंगा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सूरज सिंह जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सूरज सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका जिया न्यूज में। ये पूरा घटनाक्रम आपके संज्ञान में आया होगा, मुंबई में जिस तरह से एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की जाती है और उसके बाद पुलिस का जो रवैया होता है, पुलिस ने जो धाराएं लगाई, जिन सेक्शन के तहत इन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, उनके बारे में आपसे जानना जरूर चाहूंगा। आईपीसी की धारा 354, 341, 323, 504, 506, 509, 427, 149 मुंबई पुलिस एक्ट, इन धाराओं के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, कितनी संगीन ये धाराएं जो पुलिस की तरफ से लगाई? 500 इस तरह की है जिन पे जमानत नहीं हो सकती। 506 का मतलब है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, किसी को धमकी देना, यहाँ तक मौत की धमकी देना कि तुमने अगर कुछ भी किया तो हम तुम्हें मार देंगे। और 509 है कि आउटरेजिंग द मॉडेस्टी। तो ये दो ऐसी धाराएं जिनके आधार पर जमानत नहीं हो सकती। तो इसमें लगता है देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने कोई ना कोई कमजोरी छोड़ी है जिसकी वजह से, क्योंकि इस स्टेज पे जब इन्वेस्टिगेशन पे केस होता है तो आर्गुमेंट के बाद जो है जज पूछता है आईओ से कि इन्वेस्टिगेशन अभी तक जो किया है उसमें क्या मिला है, और वहां अगर केस पुलिस कमजोर कर देती है तभी जमानत होती है, अन्यथा नहीं होती। यानी सूरज सिंह जी, जो धाराएं लगाई गई थी इन सभी आरोपियों के ऊपर,
क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव जो पुलिस के ऊपर था, क्योंकि एक कांग्रेसी नेता के बेटे का नाम भी इसमें बताया जा रहा है जो आरोपी बना हुआ है, क्या पुलिस जानबूझकर इस तरह की धाराओं का इस्तेमाल करती है दबाव की वजह से कि आसानी के साथ जमानत मिल पाए? से जो इन्वेस्टिगेशन है, जी, धाराएं अगर ये भी मान ली जाए तो भी ये नॉन बेलेबल धाराएं हैं जी। इन्वेस्टिगेशन में कहीं न कहीं जरूर कमजोरी इन्होंने रखी है, जी, जिसकी वजह से इतनी अर्ली स्टेज पे जमानत हो गई। अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे इन धाराओं में जमानत नहीं होती है। तो निश्चित रूपेण यहाँ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कमजोरी रही है। जी, मुंबई पुलिस एक्ट 149 के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। सूरज सिंह जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन सभी मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उषा ठाकुर जी, आपके पास आना चाहूंगा। हम महिला आयोग की बात भी कर रहे थे कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन इस उद्देश्य के साथ किया गया ताकि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार के मामले सामने आते हैं उनको संज्ञान में लेकर कम से कम कार्रवाई की जाए। लेकिन इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं उसके लगता है कि आपको महिला आयोग कुछ गंभीरता के साथ काम भी करता है? महिला आयोग हो या ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो लोग बहुत सी चीज़ों का इस तरह से देख और इस तरह से बातें करते हैं जिस तरह से कि दुष्कर्मियों को बचाने की ज़्यादा नीतियाँ होती हैं कि दुष्कर्मी को सज़ा ना मिल जाए। महिलाओं की बात तो जाने दीजिए, मैं अभी नोएडा के ही गैंग रेप की बात कहती हूँ जो निर्भया कांड के तुरंत बाद हुआ था, जिसमें 6 लोगों ने किया था। ये यहाँ का चोटपुर गांव है, वहाँ पर का एक दलित महिला का, और वो मर गई थी। उसके बाद ये 6 जो हैं 3-4 महीने के अंदर आज भी पूरे चोटपुर गांव में दबंगों की तरह इधर उधर लड़कियों को छेड़ते हुए घूम रहे हैं। पुलिस के पास जाओ तो मुस्कुराती है, उनके साथ बैठकर शराब पीती है। तो ये हाल है नोएडा का। कलकत्ता वाली वारदात भी आप जानते होंगे कि एक महिला के साथ इस तरह का हुआ, जब वो रिपोर्ट लिखवाने गई तो फिर उसके बाद उल्टा उसके ऊपर दोबारा बलात्कार हुआ और उसे मार दिया गया जलाकर। तो ये तो पूरे देश में हो रहा है। राजधानी कलकत्ता है, राजधानी बड़े शहर है, बम्बई राजधानी है, दिल्ली है, तो इन सभी बड़े शहरों का यही हाल है। तो फिर जब इन बड़े शहरों का ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि छोटे छोटे गांव कस्बे यहाँ पर महिलाओं की क्या स्थिति होगी। ऐसे ही उषा जी, क्योंकि बड़े शहर हैं शायद इसलिए ये सभी तरह की खबरें जो है हमारे सामने भी आ जाती हैं, क्योंकि गांव में कई बार ऐसी खबरें रह जाती है जो लोगों की नजरों में नहीं आ पाती। फिलहाल हम रुक करना चाहेंगे मुंबई से हमारे संवाददाता कमर अंसारी का। कमर, अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सूरज सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना था कि 506 और 509 ये 2 धाराएं ऐसी हैं जिनमें जमानत नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी 5 आरोपियों की जमानत हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर जमानत कैसे हो गई? देखिए, इसमें जो एक धारा लगाई गई है 354, ये मेन धारा लगाई गई है जिसमें मॉलेस्टेशन का मामला बनता है। अगर पहली मेन धारा पर ही उसको अगर बेल मिल जाती है तो बाकी की धाराओं पर भी आराम से उसको जमानत मिल सकती है। ऐसा यहाँ के हमने काफी लोगों से बात की जो यहाँ के लॉयर्स हैं, उनका कहना था कि अगर मेन केस में ही उनको जमानत मिल जाती तो बाकी की जो धारा है, जो 506 की जो धारा है और 509 की जो धारा है, उसमें भी बेल हो जाती है। हालांकि पुलिस को यह चाहिए था, क्योंकि उसके साथ में जो महिला पत्रकार है उसके साथ में काफी छेड़छाड़ हुई थी, उसके कपड़े खींचे गए थे, तो इस मामले में जो है 354C के तहत मामला दर्ज होना चाहिए था, ना कि सिर्फ 354। तो यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस का कुछ अंदर से मिली जुली सरकार वाली बातें दिखती है, क्योंकि हमने यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, हमने उस पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ ऑफिसर से बात की, उसका कहना था कि वो इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे। जो आईओ था जिसने इस पूरे मामले में जिसने जो चार्जेस फ्रेम किए हैं, जो चार्जेस बनाया है, जिसने आज कोर्ट में जो प्रोड्यूस हुआ था, उससे भी पूछताछ करेंगे कि आखिर इस तरीके से क्यों हुआ और इनको जो है इतनी जल्दी जमानत क्यों मिल गई। लेकिन पूरा मामला अगर हम देखेंगे नीलम, तो कहीं ना कहीं पुलिस और इन आरोपियों में कहीं ना कहीं साठगांठ दिखती है। चले, बिल्कुल कमर बने, लगातार चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे ब्रेक का है, मसला बेहद गंभीर है, फौरन वापस आते हैं, चर्चा लगातार जारी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिया न्यूज पर हमारी विशेष पेशकर। आपको बता दें, होली के दिन जिया न्यूज के एक महिला पत्रकार के साथ मुंबई के एक इलाके में
छेड़खानी होती है, कैमरामैन के साथ पिटाई होती है, मोबाइल छीना जाता है, यहां तक कि मारने की धमकी भी दी जाती है। इस पूरी खबर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट उषा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अन्नपूर्णा झा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मुंबई से हमारे संवाददाता कमर अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम रुक करना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार अन्नपूर्णा झा का। अन्नपूर्णा जी, आपसे यहाँ पर सवाल कि जब इस तरह की जो खबरें आती है, जिस तरह से मामला सामने आया है, महिला पत्रकार के साथ छेड़खानी का, जान से मारने की धमकी दी जाती है, कैमरामैन के साथ पिटाई होती है, जब इस तरह की खबरें आती है तो तमाम तरह के कानून जो बनाए गए हैं महिला सुरक्षा को लेकर, वो एक तरह से हवा होते दिखाई देते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि इस घटना में भी यही सामने आया है कि इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं कोताही बरती जाती है, दिखाने के लिए धाराएं लगाई जाती है, लेकिन जब जांच की बात आती है तो उसमें ऐसे एविडेंस नहीं तैयार किए जाते कि वो मामला कोर्ट में ठहर पाए और लोगों को जमानत हो जाती है, अभियुक्तों को। तो ये एक बहुत ही गंभीर बात है और इसके लिए सभी को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि महिला पत्रकार एक एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट का एक सिंबल है। अगर वो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जो कि एजुकेटेड है, जो दूसरों की मतलब दूसरों के ऊपर हो रहे शोषण और अत्याचार की बात करती है, तो फिर आप आम महिलाओं की क्या बात कर सकते हैं। तो पुलिस और प्रशासन का भी एक उनकी जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो इतने सारे कानून और नए नए कदम उठाए जा रहे हैं, तो वो जब वास्तविक सच्चाई आती है तो उसकी कसौटी पे भी वो खरे उतरे। बिल्कुल, कसौटी पर पूरी तरह से कानून शायद खरे नहीं उतर पा रहे हैं। एक बार फिर से हम रुक करना चाहेंगे मुंबई से हमारे संवाददाता कमर अंसारी का। कमर, आपसे बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि सबसे पहले 354 के तहत मॉलेस्टेशन का केस दर्ज किया है, धारा लगाई है, लेकिन इसके साथ साथ 354C भी लगानी चाहिए थी। क्या थानाधिकारी से आपकी बात हुई है? आखिर किस तरह से पूरी कार्य प्रणाली को, पूरी कार्रवाई को, इस पूरे मामले में अंजाम दिया गया? कोताही अगर बरती गई तो कहां बरती गई और क्यों बरती गई? देखिए नीलम, ये जो राजेंद्र चौहान जो वहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं, जो उस इलाके के इंचार्ज हैं, उनका अगर पुराना रिकॉर्ड देखें तो वो काफ़ी जिम्मेदार रहे हैं। वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर डी शिवानंदन के साथ भी उनके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम किया उन्होंने। उनसे आज हमारी बात हुई, क्योंकि वो वहाँ के इंचार्ज है। उनका कहना था कि क्योंकि रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद वो घर निकल गए थे और एक ड्यूटी ऑफिसर को इस काम की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पूरी जो डिटेल्स कॉपी करे और कोर्ट में प्रोड्यूस करे आरोपियों को। तो उस जो PSI है, जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है, उसके साथ कहीं ना कहीं चूक हो गई है उसको केस फ्रेम करने में या चार्जेस लगाने में, क्योंकि वो खुद मान रहे हैं इस बात को कि अगर उसके साथ छेड़छाड़ हुई थी और उसने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि उसके कपड़ों को खींचा गया था, तो उसके ऊपर धारा 354C लगाई जानी चाहिए थी, ना कि 354। तो इसमें जो है पुलिस का कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया है। वो अपने जो ऑफिसर्स हैं, उनके माथे जो लोग काम कर रहे हैं, उनका कहना था कि हम इसके ऊपर पूरी छानबीन करेंगे। हालांकि ऐसा होता है कि जो भी कोर्ट में आरोपी प्रोड्यूस करना होता है, जो चार्जेस प्रोड्यूस करने होते हैं, तो उसकी पहली कॉपी जो है उस इलाके के वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर को दिखाई जाती है, उसके बाद पेश किया जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसमें क्योंकि ऑफिसर, जो सीनियर ऑफिसर, वो खुद वहां मौके पर मौजूद नहीं थे, तो जो चार्जेस हैं, जो FIR की कॉपी है, बिल्कुल कमर, यहाँ पर रोकना चाहूंगा। फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। राखी जी, कल भी आपसे इस पूरे मसले को लेकर चर्चा हुई थी कि पुलिस तत्परता की बात कर रही है, पुलिस कड़ाई के साथ कार्रवाई करेगी, लेकिन जो आज रिजल्ट इस पूरे मसले को लेकर देखने को मिला, आपको लग रहा है कि महिलाएं इस बात को लेकर यकीन करें कि हम सुरक्षित हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कल जो हुआ कि एक लड़की के साथ, पत्रकार के साथ होली के वक्त जी बहुत बुरा हुआ। कहीं पे भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं था। ये तो बहुत ही मतलब दुख की बात है कि ऐसे मौके पे, ऐसे त्योहारों पर, ऐसे फेस्टिवल पर हर जगह पुलिस का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं खुद कल मुंबई में घूमी हूँ, मुझे कहीं पे भी पुलिस नजर नहीं आई, सिवाय हवालदारों के जो ट्रैफिक में खड़े थे। और एक महिला के साथ इतनी बदतमीजी होती है, ये तो अभी थोड़े दिनों में और पता चल जाएगा कि और कितनी महिलाओं के साथ इतनी बदतमीजी हुई है या उनके साथ कुछ हुआ है। लेकिन आज जो ये सब दिखाया जा रहा है कि 4 आरोपियों को जमानत मिली है, ये बहुत गलत हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है। इससे पता चल जाता है कि मतलब फीमेल के लिए कोई इज्जत नहीं है हमारे देश में। और फीमेल को लड़की एक कह रही है, चीख के कह रही है कि इन लड़कों ने, इन 4 लड़कों ने मुझे छेड़ा है, मेरी गाड़ी का कांच तोड़ा है, वो कह रही है, तो भी उसकी सुनी नहीं जा रही है। क्योंकि एक ये पॉलिटिशियन के बेटे हैं, इसलिए इनको छोड़ दिया जा रहा है। मतलब एक लड़की की आवाज को दबा दिया जा रहा है। और क्योंकि ये लड़के हैं, किसी पॉलिटिशियन से पता नहीं इनका क्या रिश्ता है, क्या है, इनके पिता कौन है, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन पता चला है कि ये इनका लेन देन किसी पॉलिटिशियन से है या उनके बेटे हैं, तो इनको छोड़ दिया जा रहा है। अगर ऐसे कानून चलता रहा तो इस देश में बेटी को न्याय नहीं मिलेगा।
बिल्कुल राखी जी, देश की नारी आधी आबादी होती है। ये बातें, तमाम तरह के दावे लगातार किए जाते हैं कि महिलाओं को बराबरी का हक मिला है, महिला सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन जिस तरह से आपने अभी बताया कि आप भी कल मुंबई में घूम रही थी, पुलिस सुरक्षा का कहीं कोई बंदोबस्त नहीं था। और सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दबाव के चलते किया जा रहा है कि इस तरह से धाराएं लगाई जा रही हैं जिसमें सुबह उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और शाम होते होते उन्हें जमानत मिल जाती है। राखी जी सुन रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। राखी जी, आपसे सवाल कि जिस तरह से आपने अभी बताया, महिला सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, खासतौर पर मुंबई की जब बात आती है, सबसे पहले ये बात आती है कि मुंबई में महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन अब इस बात पर एक सवाल खड़ा होता है क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही है। पिछले महीनों भी एक महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप की बात सामने आई थी और जिस तरह से आपने कहा कि होली वाले दिन कल आप भी पूरे मुंबई में घूमी है, सुरक्षा की कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, पुलिस कहीं आपको नजर नहीं आई और सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर राजनीतिक दबाव का। देखिए, मैं कल पूरा मुंबई घूमी हूँ। मैं इतना मतलब हर जगह पे सिर्फ एक नजर रखने के लिए कि मैं तो होली तो खेली है, लेकिन मैं जाके देखूं तो कि पुलिस का प्रोटेक्शन है कि नहीं, या किसी लड़की को, किसी बहन को, किसी को छेड़ा जा रहा है, क्या हो रहा है। मैं बहुत नजर रख रही थी। हालांकि मैं रोड पे उतरी थी, मुझे भी लोगों ने काफी घेर लिया, लेकिन जब पता चला ये राखी सावंत है तो ऑलरेडी सब भाग गए मेरे पास से। तो लेकिन वहाँ पे एक इंडिया न्यूज की, इंडिया टीवी की पत्रकार थी और मुझे उसके लिए डर लग रहा था, मुझे अपने लिए डर कम लग रहा था, क्योंकि सब लोग, बहुत सारे लोग, अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए न्यूज चैनल पे, कितने लोग पिए हुए थे। बिल्कुल राखी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है कि बदलाव अब किस दिशा में होना चाहिए? आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव हो सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या वो उपाय हो सकते हैं? हेलो जी राखी, उपाय क्या हो सकते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? बहुत सारे हैं जी, उपाय तो बहुत सारे हैं। मुझे आप बताइए कि जब इलेक्शन आता है तो ही ये इनके कानून कैसे कड़क हो जाते हैं। बहुत सारे बिल पास करवा दिए जाते हैं, बहुत सारी छूट दे दी जाती है, मतलब सबको, मतलब बहुत सारी चीजें होती है गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो सबसे ज्यादा आज देश में मुद्दा है महिला का, महिला प्रोटेक्शन का, उनकी सुरक्षा का, बेटी की सुरक्षा का, इनको ये कुछ और ना करे, सिर्फ बेटी को सुरक्षा दे दे तो इनको ये मतलब ये आधे से ज्यादा काम पूरा हो जाता है। लेकिन ये वो उस तरफ देख ही नहीं रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों सरकार, मतलब क्यों हाथों में चूड़ियां पहन के बैठी हुई है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राखी सावंत जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अन्नपूर्णा जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई। अन्नपूर्णा जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, राखी के बयान को भी आपने सुना कि होली के मौके पर वो भी सुरक्षा देखने के मकसद से ही घर से निकली कि देखते कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए। लेकिन मुंबई के रहने वाले लोग ही जब खुद को असुरक्षित महसूस करने लगेंगे, जिनमें अब खास लोग भी शामिल हो गए, तो आपको लगता है कि कुछ बदलाव संभव है? बिल्कुल, इसमें ये तो देखना बहुत चिंताजनक बात है क्योंकि मुंबई का एक इमेज थी, एक छवि थी कि वहाँ पे महिलाएं 11-12 बजे रात में भी ऑफिस से काम करके कहीं पे भी लोकल से ट्रैवल कर सकती थी, सुरक्षित है। लेकिन इस तरह की घटनाओं को देखते हुए मुंबई की इमेज को भी धक्का लगता है, मुझे लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि होली पे जो हुड़दंग करने की आज़ादी पुरुष लोग समझते हैं, या कोई भी ये सोचते हैं कि आप शराब पी के छेड़छाड़ करने की आपको पूरी आज़ादी है, वो शालीनता, वो मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है। होली आपको सेलिब्रेट जरूर करिए, लेकिन महिलाओं की डिग्निटी, उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए उनके साथ छेड़छाड़ करने का लाइसेंस आपको होली के नाम पे नहीं मिलता है। यानी रंग को बदरंग नहीं होना चाहिए, रंगों का त्योहार है और रंगों को बदरंग नहीं करना चाहिए। उषा ठाकुर जी भी हमारे साथ बनी हुई। उषा ठाकुर जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, तमाम सामाजिक संगठन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर झंडा बुलंद करते हैं, लेकिन इस तरह के मामले थमते नजर तो नहीं आते। दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, कोई भी शहर हो, इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव संभव हो सकता है? देखिए, पहले जो था, पहले इतनी घटनाएं होती थी और दुष्कर्मियों को तुरंत सज़ा मिलती थी। आज ह्यूमन राइट्स कमीशन, कई कमीशन ऐसे बन गए हैं जो दुष्कर्मियों को प्रोटेक्ट करते हैं। विगत 20-25 वर्षों में जो 80% जो मुलजिम हैं इस तरह के, वो तुरंत छूट जाते हैं, फिर खुले घूम के, जैसा कि चोटपुर गांव वाली घटना बताई, कलकत्ता वाली घटना बताई और कई घटनाएं जैसे बम्बई वाली ही, छूट कर फिर उसके बाद बदमाशी करने लगते हैं। तो वो उन लोगों के अंदर का खौफ खत्म हो गया है, जो खौफ एक पुलिस अनुशासन का होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा कानून है, पहले 50% मुजरिम को सजा मिल जाती थी, 50-60 को। आज की डेट में
15% मात्र को सजा मिलती है, बाकी खुले छूट के घूमते हैं। और यही वजह है कि लगातार हौसले बुलंद भी होते जा रहे हैं। और सवाल ये भी अहम उठता है, उषा जी आऊंगा आपके पास, सवाल इस बात को लेकर भी उठता है मस्त कौन है? बदमाश मस्त है, पुलिस मस्त है? सवाल अहम है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे पूरी तरह से खोखले साबित होते नजर आते हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से पस्ती नजर आती है। यहां पर वक्त एक छोटे ब्रेक का है, चर्चा लगातार जारी है, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप जिया न्यूज पर देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश। बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं के साथ आए दिन होने वाली छेड़खानी की, चाहे वो कोई भी शहर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, या फिर छोटे से छोटा गांव और कस्बा हो। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अन्नपूर्णा झा जुड़ी हुई है। अन्नपूर्णा जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है, तमाम तरह के दावे महिला सुरक्षा को लेकर किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या केवल और केवल कानून बना देने पर से हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है? क्या कानून सही तरीके से काम करे, इसके लिए हमें कुछ नहीं किया जाना चाहिए? दिल्ली गैंगरेप की जब बात सामने आई तो लोग सड़कों पर उतरे, सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा, तब कहीं जाकर आरोपियों को सजा हुई। तो क्या हर बार लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा इस तरह के मामलों में? खाली कानून बनाना सफिशिएंट नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भारत में देखा गया है कि हम कानून बनाने में तो बहुत आगे जाते हैं, लेकिन क्रियान्वयन की जहां बात आती है तो हम बहुत पीछे हैं, कानून को लागू नहीं ढंग से कर पाते, इसीलिए बहुत मुश्किल है। दिल्ली गैंगरेप में आपने सही कहा कि निर्भया कांड के बाद लोग सड़कों पर उतरे, प्रेशर बना, दबाव बना, कानून बने, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी तो उसी पुलिस और प्रशासनिक तंत्र की है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन, वो क्रियान्वयन कौन देखेगा? जब तक उनके ऊपर ये दबाव नहीं बनाया जाएगा कि आप महिलाओं की सुरक्षा को लेके बिल्कुल ही गंभीरता से हर इंसिडेंट को सीरियसली लीजिए, तब तक इस तरह की स्थितियां बार बार दोहराई जाएंगी। तो एक प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन को प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए, खाली कानून बनाना उपाय नहीं। आप बताइए, आप एक महिला पत्रकार हैं, तमाम तरह के ऐसे मौके आए होंगे जब आपने भी फील्ड में उतरकर रिपोर्टिंग की होगी। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको एक किसी तरह का मॉलेस्टेशन का सामना करना पड़ा हो, या आपको लगा हो कि जिस वक्त वहां पर पुलिस मौजूद रहनी चाहिए उस वक्त वहां पर महिला सुरक्षा के लिए कोई पुलिस, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, या आपने शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की और तमाम तरह की मुश्किलातों का आपको सामना करना पड़ा हो? पर्सनली आई वुड नॉट से, मतलब पर्सनली मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे व्यक्तिगत रूप में कोई ऐसा बहुत ही गंभीर घटना का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने हमेशा देखा कई लोगों के साथ, और जब से मीडिया का जो स्वरूप है वो भी हाल के वर्षों में बहुत बदल गया है। आप किसी भी घटना को कवर करने जाइए, भीड़ होती है, कैमरा वाले और बाकी जो भीड़ होती है, महिलाओं को उस भीड़ में से घुस के और बात करने में बहुत मुश्किल होती है, शोविंग, धक्का मुक्की, और उसको झेल पाना बहुत ही मुश्किल है महिला पत्रकारों के लिए। बिल्कुल, ये नज़ारा हम देख भी चुके हैं। दिल्ली गैंगरेप के बाद जो विरोध प्रदर्शन किया गया था, उस दौरान किस तरह से फजीहत भी करारी पड़ी थी और किस तरह से दुर्व्यवहार का सामना महिला पत्रकारों को करना पड़ा था, वो छुपा नहीं। उषा ठाकुर जी, आपके पास आना चाहूंगा। इस बात को लेकर दम भरने की कोशिश की जाती है कि भारतीय नारी सब पर भारी, किस तरह से भारी होगी? बिल्कुल भारी नहीं है भारतीय नारी। जिस देश में तंदूर कांड जैसी घटना हो जाए और उसका 18 साल बाद उसका जजमेंट दिया जाए सज़ा का, जिस औरत को मार दिया जाए उसके बाद बटर लगा के काट काट के तंदूर में वो डाल दिया जाए, तो उसको जब 18 साल बाद न्याय मिलता है, तो बाकी क्या उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ ज्यूरी सिस्टम जो है, कानून तो बहुत बन गए लेकिन ज्यूरी सिस्टम नहीं है ठीक। ज्यूरी सिस्टम जिस दिन ठीक होगा, उसी दिन मतलब जो कानून है लागू होने लगेंगे, लोगों को न्याय मिलने लगेगा। अभी भी 3000-4000 केसेस कितने पेंडिंग है, कितने सालों के केसेस। कारण ये है कि जो भी सरकार आती है वो अपने जजेस बिठाती है, उसी सरकार के लोग, और काफ़ी सीट्स खाली रहती हैं, जिसका कारण जो दुख भुगतती है वो जनता और महिला। तो ये ऊपर से नीचे तक सारी व्यवस्था ही खराब है। जैसे दुष्कर्मियों को सजा देने की का प्रावधान, यानी आपको लगता है कि सिस्टम में पूरी तरह से बदलाव लाना होगा? अन्नपूर्णा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक बार फिर रुक करते हैं मुंबई का कमर अंसारी, हमारे सहयोगी, लगातार ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। कमर, इससे पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद अब 5 आरोपियों को जमानत भी मिल गई। आपने आम महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश की होगी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, वो क्या राय रखती हैं? क्या वो अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं?
बिल्कुल देखिए अक्षय, हमने इस बारे में काफ़ी महिलाओं से बात की है। सभी महिलाएं जो है ज़्यादातर उनका यही कहना है कि उनके साथ कई मर्तबा इस तरह की घटनाएं हुई हैं। खास तौर पर हमने उस क्षेत्र की महिलाओं से पूछा जो वहां पर रहती थी, जहां पर ये लोग जो आरोपियों को पकड़ा गया था वो रहते हैं। उन महिलाओं का कहना है कि इनका जुल्म पिछले कई सालों से चल रहा है। आज भी उनको जमानत मिलने के बाद उस रोड को फिर से ब्लॉक कर दिया गया और वहां पर फिर उन लोगों ने क्रिकेट शुरू कर दिया। तो वहां के जो लोग हैं वो काफी परेशान है। वहां की महिलाएं जो उन्होंने बताया कि हम डर के मारे पुलिस के पास नहीं जाते हैं। हम पुलिस के पास इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि ये लोग कांग्रेस के से लिंक हैं, इनके काफी बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं और ये लोग तुरंत एक दिन में छूट जाते हैं। अब जिस तरीके का हमारे साथ ये घटना होने के बाद तुरंत कुछ ही घंटों के बाद, हम कह सकते हैं कि 24 घंटे भी नहीं हुए, और वो लोग आज जेल से बाहर हो गए और फिर उसी जगह पर जाकर फिर से रोड को बंद कर दिया गया और फिर से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया गया। तो अपने आप में बड़ी ताज्जुब की बात होती है कि स्थानीय पुलिस जो होती है वो क्या कर रही है, लोग किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट समझेंगे। स्टेशन पे हमने बात की, अंधेरी स्टेशन पे महिलाओं से, उनका यही कहना था कि रोज उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। जब वो अंधेरी स्टेशन की तरफ आती है, रास्ते में ये इलाका पड़ता है, उनके साथ वहां छेड़खानी होती है क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करती और उनको ही परेशान होना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे, बाद में कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, उनकी बेइज्जती होगी, उनका नाम आएगा। इस डर से कई महिलाएं जो है पुलिस स्टेशन जाना मुनासिब नहीं समझती और वो लोग इस मामले को इसी तरीके से बर्दाश्त करते आ रहे हैं। देखना यह होगा कि अब इस तरीके के मामलात को रोकने के लिए, क्योंकि हमने आज उप मुख्यमंत्री से बात की महाराष्ट्र में, आर पाटिल जी से, उनका यह कहना था कि वो इस मामले की छानबीन करेंगे और उन्होंने साथ ही ये कहा है कि जिया न्यूज जो है इस पूरी जानकारी को लिखित रूप में उनके पास पहुंचाए। तो अब हम देखेंगे आगे के अक्षय किस तरीके से मामले को महाराष्ट्र सरकार हैंडल करती है। जी कमर, बिल्कुल सही बात है कि महिलाएं अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें तो कैसे करें, क्योंकि तमाम तरह की जो बातें आपने बताई, महिलाओं से आपने बातें की, वो इस हिचक में रह जाती हैं कि अगर वो पुलिस के पास जाएंगी भी तो शायद उनके मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा और उचित कार्रवाई उस पर नहीं की जाएगी। फिलहाल जिया न्यूज की पत्रकार से बदसलूकी के मामले की राजनीतिक दलों ने भी भरसक आलोचना की और मुंबई में लगातार सामने आ रही ऐसी वारदातों को गंभीर करार दिया है। ये घटनाएं होना निश्चित तौर पर लापरवाही को सिद्ध करता है, लेकिन फिर भी बंबई अभी भी औरत के लिए बहुत ही सुरक्षित जगह है, स्त्री के लिए आज भी। एक बड़े शहरों में अगर आप देखिएगा तो बंबई में चूंकि एक संस्कृति है, एक मर्यादा है, इसलिए अभी भी वो स्त्री के लिए सुरक्षित जगह है और शहरों के मुकाबले। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई भी, अगर मीडिया का व्यक्ति या महिला हो या पुरुष अगर इस तरह की अगर बात कह रहा है तो बहुत गंभीर बात है और मुझे लगता है कि शासन प्रशासन जो है उसको बहुत ही गंभीरता से इसको लेना चाहिए। जिस तरीके से पिछले दिनों वहाँ एक महिला पत्रकार रेप की शिकार हुई और उसके बाद जिस तरीके से फिर ये आज एक टीवी पत्रकार के साथ मोलेस्टेशन हुआ है, तो कहीं न कहीं ये महाराष्ट्र की उस कानून व्यवस्था को प्रदर्शित करता है कि जो महाराष्ट्र पूरी हिंदुस्तान और दुनिया के लिए सबसे कानून व्यवस्था की दृष्टि से बेहतर था, सबसे सुरक्षित था, आज वहाँ एक सवालिया निशान लग रहा है। या तो इस पूरे मामले को बेहद गंभीर भी बताया जा रहा है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात की मांग भी की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कार्रवाई करेगा कौन। उषा ठाकुर जी, आपने इन सभी नेताओं के बयानों को सुना। इस तरह की घटना जब सामने आती है तो निंदा जरूर की जाती है, कार्रवाई की मांग की जाती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो मंशा अगर हो कि इस तरह के मामले में गंभीरता बरती जाए तो ही कोई नतीजा निकल सकता है? बयानबाजी से काम चलने वाला नहीं है। बिल्कुल, हमारे जो देश के नेता हैं सिर्फ बयानबाजी करते हैं, संवेदनाएं प्रकट करते हैं, उसके बाद फिर अपनी कुर्सी, वोट और इस चक्कर में रहते हैं। इससे काम नहीं चलेगा, पूरी व्यवस्था ही बदलनी पड़ेगी। जो पहले व्यवस्था थी वो बेहतर थी कि 50% लोगों को सज़ा मिल जाती थी। आज मात्र 15 जो दुष्कर्मी या गलत लोग हैं 15% को मिल पाती है और बाकी खुले घूमते रहते हैं। चलिए, बिल्कुल ठीक बात है। अन्नपूर्णा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अन्नपूर्णा जी, वक्त की बेहद कमी है, चर्चा को हमें यहीं पर रोकना होगा, लेकिन आपसे फाइनल रिएक्शन लेना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि सुरक्षा की उम्मीद की जाए? बिल्कुल की जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जागरूकता बढ़ी है। पहले जितने लोग दर्ज घर आने जाते थे या अपने शिकायतें करते थे उसमें बढ़ोतरी हुई है। लोगों को भी लगने लगा है कि आपको इन मामलों को तरजीह देनी पड़ेगी। एक जो जागरूकता आई है वो माइंडसेट में जो परिवर्तन है, मानसिकता में बदलाव, लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और इसमें समय लगेगा। हम
रातों रात किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन आशा जरूर कर सकते हैं कि महिलाओं को भविष्य में सुरक्षा मिलेगा और वो यानी कहावत वही कही जाए कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, क्योंकि जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं उस पर अगर जो कड़े कानून भी हमारे देश में, ऐसा नहीं कि कड़े कानून नहीं है, लेकिन उनका पालन कितनी कड़ाई के साथ होता है ये बेहद जानना दिलचस्प होगा। उषा जी हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अन्नपूर्णा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे सहयोगी मुंबई से कमर अंसारी जुड़े थे। कमर बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाख दावे किए जाते हैं, दम भरने की कोशिश की जाती है, और अब तो महिलाओं को राजनीति में आरक्षण भी दिया जाए 50% का, इस बात को लेकर मांग भी की जाती है। लेकिन सवाल, जब महिलाएं घर से बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं हैं तो राजनीति में आरक्षण की बात जो की जाती है वो बेईमानी साबित होगी। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि तमाम तरह के कानून बन जाएं, तमाम तरह के दावे कर लिए जाएं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लेकिन जब तक हम अपनी मानसिकता में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के दावे, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के कयास हवा ही साबित होते नजर आएंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। जिया न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।